नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करेंगे मौसम के गर्म मिजाज की। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री के पार जाने वाला है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 42 से 43 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने ये साफ चेतावनी दी है कि इस साल अप्रैल से जून तक सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में लू के दिन आने वाले हैं। दिन में तो पसीना छूटेगा ही, साथ ही साथ रातें भी गर्म होने वाली है। हीट वेव, डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर आना, ये तमाम शिकायतें आम सी होने वाली है। तो कैसे गर्मी के मौसम में या फिर कहूं कि चिलचिलाती गर्मी में आप खुद का और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर ही अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी, जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट हैं। साथ ही हमारे साथ शामिल होंगी जानी मानी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रिद्धिमा खमसेरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब से पहला सवाल पूछते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने बताया कि इस बार आईएमडी की तरफ से जो प्रेडिक्शन की गई है उसमें साफ कहा गया है अल नीनो का असर देखने को मिलेगा और जो गर्मी है वो सामान्य से ज्यादा बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ा खतरा जो गर्मी में रहता है वही आपसे जानेंगे, उसके लक्षण जानेंगे कि हीट एग्जॉर्शन या फिर हीट स्ट्रोक सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है। देखिए, जो हीट एग्जॉशन है वो बहुत कॉमन चीज है। जब लोग गर्मी में एकदम डायरेक्ट हीट में काम करते हैं, अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से नहीं करते हैं, उन लोगों में ये बहुत कॉमन होता है, जहाँ की थोड़ी थकान महसूस होती है, प्यास लगती है और मसल क्रैम्प्स होते हैं। ये सब हो सकता है। जो हीट एग्जॉशन विच इज अ माइल्डर टाइप, जिसको कि आप आराम से जिसका इलाज कर सकते हैं। और जो हीट स्ट्रोक होता है वो मेडिकल इमरजेंसी होती है, जहां 40 डिग्री से भी ज्यादा बॉडी का तापमान होता है। वहां डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी के होती हैं वो पूरी अफेक्ट हो जाती है, जैसे किडनी, लिवर, ब्रेन सब अफेक्ट हो जाती हैं। और अगर उसका इलाज ठीक टाइम पे नहीं किया गया तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हमें हीट से या गर्मी से संभल के रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। कलर ऑफ द क्लोथ, लाइट कलर क्लोथ पहनना जरूरी है, लूज क्लोथ पहनना जरूरी है। ये सब जब आप करेंगे, एंड देन शेड में रहना है। अगर अंदर कमरे के अंदर रह सकते हैं इन अ एनवायरनमेंट जहाँ की एयर मूवमेंट हो रहा हो, वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर ये सब आपने नहीं किया तो आप में वन ऑफ दीज थिंग्स लाइक हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक होने का चांस होता है, जो कि अगर हीट स्ट्रोक हुआ तो काफी खतरनाक हो सकता है सब लोगों के लिए। रिद्धिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी की शुरुआत होते ही अक्सर जो एक काफी कॉमन सी कंप्लेंट रहती है खुद को लेकर, वो यही कि शरीर में जान नहीं है। अचानक से जो एनर्जी का लेवल है वो इतना नीचे चला जाता है कि थकान बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है और पूरी दिनचर्या पर उसका असर पड़ता है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, बदलते मौसम के साथ जब गर्मी ने अब दस्तक दे ही दी है, डाइट में बदलाव कितना जरूरी है? एक्चुअली बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें, जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं ना, तो हम खाली पानी की बात नहीं करते, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात करते हैं। हम उन सब्जियों की बात करते हैं जिससे हमारी बॉडी पे डाइजेस्टिव हो, यानी हमें उनको पचाने में थोड़ा ईज आउट हो सके, या फिर जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, क्योंकि अदरवाइज हमें थर्मोजेनेसिस यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर ह्यूमन बॉडी जो होती है वो पूरी टेम्परेचर से सबसे बेस्ट वर्क करती है। लेकिन अगर बाहर अपन गर्मी में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे खाना खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आती है। अगर आपने नोटिस करा होगा, इस टाइम पे सब्जियां जो आती हैं, जैसे घिया, तोरई, टिंडे, जो ज्यादातर बच्चों को वैसे पसंद नहीं है, पर ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप फ्रूट्स में बात करते हैं तो खरबूजा, तरबूज, ये सारी चीजें कहते हैं इनमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। खीरा, इन सब में वाटर कंटेंट काफी अच्छा होता है। इसके अलावा खाली यही नहीं, हमें अपने ग्रेन्स पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो ग्रेन्स खाने चाहिए जिनकी तासीर थोड़ी ठंडी हो, जैसे जौ का आता है, जवार का आता है। हालांकि गेहूं के साथ मिक्स है तो गेहूं की भी तासीर ठंडी होती है और गेहूं हमारा ट्रेडिशनल ग्रेन है, यहाँ पे इसकी तासीर के हिसाब से लेके चलते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। मिलेट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, एक्सेप्ट बाजरा की तासीर गर्म है। सो अदर देन दैट, जो भी जिसकी तासीर अच्छी है, ठंडी है, वो हमें लेना चाहिए ताकि हम अपने आप को डाइजेशन में हमें दिक्कत नहीं है।
जब भी आप अपने दिन शुरू करें, याद रखिएगा इस समय धनिया पुदीना मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा होता है। हमारे घर में सौंफ पड़ी होती है, जीरा पड़ा होता है। इसको आप बना के इन्फ्यूज्ड वाटर बना सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने खाने में उसको रेगुलर कंजम्पशन में रखेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दही या छाछ को इंक्लूड करना, क्योंकि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो हमारे जो गट के माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जो गट बैक्टीरिया, वो खराब होना शुरू हो जाता है। हमें डाइजेस्टिव इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, कभी लूसेस लग जाएंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाता है, गैस्ट्राइटिस इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। उस टाइम पे दही छाछ ये हमें बहुत हेल्प करती है। तो आपकी हर मील में एक बाउल दही जरूर होना चाहिए ही चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अगर आप दिन शुरू करते हैं, सुबह अपना जो दिन है वो सौंफ और जीरे के पानी से शुरू करिए। वो आपका थोड़ा सा बॉडी को कूलेंट इफेक्ट की तरफ देता है, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं फोकस करना चाहती हूँ, जब भी आप बाहर जाते हैं, बिफोर गोइंग आउट, एक तो खाली पेट बाहर मत जाइए, और जाने से पहले आप नारियल का पानी, क्योंकि वो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट वाटर है, ये छाछ काला नमक डाल के या नींबू पानी काला नमक डाल के जरूर पी के जाइएगा, ताकि आपकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थोड़ी कंट्रोल रहे। और एक डिहाइड्रेटिव किट्स आती हैं, अगर हमें टाइम लगा तो मैं आगे आपको बता दूंगी। वो डिहाइड्रेटिव किट्स अपने साथ आपकी गाड़ी में या आपके कन्वेंस में या आपके बैग में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल, हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रिद्धिमा, आपसे डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने काफ़ी चौंकाने वाली बात कही कि जो हीट स्ट्रोक है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसके लक्षण क्या है, क्या इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है, और कब लगता है कि इमरजेंसी है, अब हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, अगर आपका बॉडी का तापमान बहुत तेज हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर आपको बहुत प्यास लगे, पूरा बॉडी जैसे सूख जाता है, ड्राइनेस ऑफ द बॉडी, अगर ये सब चीजें होती हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, थकान महसूस होना, इवन हमारा जो लेवल ऑफ सेंसोरियम या जो हमारा जो अलर्टनेस है वो कम हो जाना, या यूरिन आउटपुट अगर है हमारा वो कम हो जाना, अगर ऐसा कुछ होता है एंड आप अधिक तापमान में काम कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है। ऐसा अगर कोई भी संकेत मिलता है तो हमें सीधा अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज है जिसका अगर हम टाइमली इलाज करें तो आराम से आदमी इस खतरे से निकल सकता है। ऑल राइट, तो इन लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए। रिद्धिमा, आप जिस तरह से बता रही थी हमारे दर्शकों को कि जितना हो सके सीजनल फ्रूट्स लें, सीजनल सब्जियां लें, ऐसी चीज़ें लें जिनकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जैसी गर्मियों की शुरुआत होती है तो मन हमेशा करता है कि कुछ चिल्ड पिए, ठंडा पिए, और ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर घरों में रेफ्रिजरेटर से बर्फ़ निकाली और पूरे ग्लास को बर्फ़ से भर दिया और उसमें फिर कोई ना कोई अपना ड्रिंक डाल दिया। तो बर्फ़ का सेवन करना क्या ठीक है एक लिमिट से ज्यादा? एक्चुअली क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए वो एक शॉक की तरह काम कर सकता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी बेस्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर वर्क करती है। अगर आपको ठंडा पानी भी पीना, उतना पीना चाहिए कि आपको मतलब सैटिएटी रहे। ऐसा नहीं हो कि आप बर्फ के कारण आपको एकदम ब्रेन फ्रीज हो जाए या ब्रेन फॉग, वैसा वाला चीज नहीं होना चाहिए। इतना जितना कंफर्टेबली ले सके। सो आई वुड सजेस्ट एकदम इतना सारा बर्फ नहीं करें, क्योंकि ऐसा अगर अपन टेम्परेचर ऊपर नीचे करते हैं, सबसे पहले आपका गला पकड़ा जाएगा, ठीक है। यू मे हैव अ वेरी सोर थ्रोट, एंड नॉट ओनली दैट, कई बार क्या होता है कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह में भी इम्पैक्ट आ जाता है। सो आई वुड सजेस्ट रूम टेम्परेचर पानी से शुरू करिए, एंड देन अगर आपको लगता है ठंडा है तो थोड़ा एक आध क्यूब करके उसको नॉर्मल ठंडा करिए, आइस कोल्ड मत करिए। इनफैक्ट आप सरप्राइज होंगे, हम लोग आइस कोल्ड वाटर से नहाना भी रिकमेंड नहीं करते। अगर हीट स्ट्रोक भी लग जाता है तब भी आइस कोल्ड वाटर नहीं देते हैं, ठंडा पानी देता है, आइस कोल्ड वाटर नहीं होता। ठंडा पानी मतलब जो आपको टच करने पे हल्की सी ठंडक लगे, इट शुड नॉट बी आइस कोल्ड, बर्फ वाला पानी नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो मटके का पानी होता है, मिट्टी के घड़े का पानी होता है, वो इस मौसम में आपको ज्यादा राहत दे सकता है बरसपर अगर आप चिल्ड आइस वाटर लेते हैं? 100%, 100%। बिकॉज जो मटके का पानी होता है
नेचुरल कूलेंट की तरह वर्क करता है। वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस के कारण अंदर का पानी जो है वो ठंडा रखता है। उसके अलावा उसमें नेचुरल मिनरल्स वगैरह भी इंक्रीज हो जाता है। तो मिट्टी के जो पुराने घरों में अगर आप देखेंगे तो मिट्टी के बर्तनों में पानी करते थे, या कितनी बार आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं या सड़कों पे लोग जो प्याऊ लगाते हैं, वो मिट्टी के घड़ों में पानी डाल के करते हैं और वो ठंडा होता है, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके। That has no harm whatsoever and you can always consume it. बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से गर्मियों की शुरुआत होते ही जो एक वल्नरेबल कैटेगरी हम कहते हैं, बुजुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, इनके लिए क्या डूज और डोंट्स की लिस्ट आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जो ये वल्नरेबल ग्रुप, जैसे आपने सही फरमाया कि जो यंग लोग होते हैं, एकदम 5 साल से कम हैं, या जो बुजुर्ग लोग हैं 65 साल से, जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है, जिनको बीमारियां हैं, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारियां हैं, तो ये लोग डेफिनेटली वल्नरेबल रहते हैं, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट पीपल, जो वल्नरेबल ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। इन लोगों को पहले से ही एक तो ये है कि अपने आप को हाइड्रेशन अच्छे से रखें। हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली इसमें एक लैक्यूना है कि अगर किसी को हार्ट के मरीज हैं या किडनी के मरीज हैं, वो बहुत ज्यादा अपने आप को पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उससे उनमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो वो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही उतना फ्लूइड लें जितना कि उन्होंने एडवाइस किया है। अदरवाइज फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन हाइड्रेशन अपना रखना बहुत जरूरी है। जैसे मतलब हल्के कलर का कपड़ा पहनना है, ढीला कपड़ा पहनना है। एकदम जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ये देखें कि हम एकदम पीक ऑफ हीट या ह्यूमिडिटी में हम लोग एक्सरसाइज ना करें, जबकि थोड़ा ठंडापन है, ह्यूमिडिटी एक्सेप्टेबल है, उसी टाइम में जाके हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि कई लोग चले जाते हैं सुबह या शाम के टाइम में एक्सरसाइज करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है अननोइंगली, आपको बाहर से उतना पता नहीं लगता है। तो इसलिए एक्सरसाइज का टाइम जरूर सिलेक्ट करिए, हाइड्रेट जैसे अपने आप को अच्छे से करिए, अपने आप को एक्लिमेटाइज, लेट गिव टाइम फॉर द बॉडी टू एक्लिमेटाइज। जैसे कि अपना ये चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो हल्के से धीरे धीरे अपना जो है ड्रेस का तरीका, खान पीन का तरीका, इन सबको चेंज करिए, तो बॉडी विल बी मोर यूज्ड टू एंड बॉडी विल बी मोर केपेबल ऑफ हैंडलिंग ये जो टेम्परेचर चेंज एंड हाई हीट कंडीशंस। बिल्कुल, तो खान पान में बदलाव ज़रूरी है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एकदम से जब गर्मी बढ़ रही हो, तापमान में ज़्यादा हम देख रहे हो कि मिजाज बढ़ता हुआ नज़र आए, तो एग्रेसिव एक्सरसाइज से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस दौरान बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्वेटिंग है वो मतलब जब हम भागेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो पसीना आना ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो क्या ज़्यादा पसीना आना भी बॉडी में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन के लेवल पर लेकर आ जाता है, या फिर ये सामान्य है? नहीं, अगर ज्यादा स्वेटिंग हो, ऑब्वियसली फ्लूइड लॉस बॉडी से ज्यादा हो रहा है। जैसे ही फ्लूइड एंड ओनली नॉट फ्लूइड एंड मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनकी बहुत जरूरत होती है। इसलिए आप अगर सिर्फ पानी पिएंगे अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, तो वो कई बार एडिक्वेट नहीं होता है। इसलिए जब भी अपने आप को हाइड्रेट करें, उसमें इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल्स जरूर होना चाहिए, सो दैट सिंपल फ्लूइड लॉस को आप नहीं सिर्फ रिप्लेनिश कर रहे हैं। इट इज एन रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं रिप्लेनिश किया तो आपकी बॉडी और कमजोर हो जाएगी, वो और डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। तो जहां आपने ज्यादा स्वेट किया तो अपने आप को हाइड्रेट करना जरूरी है। पहले भी थोड़ा हाइड्रेशन करें, बीच में रेस्ट करके हाइड्रेट कर सकते हैं, पर ओवर हाइड्रेट मत करिएगा, उसका भी अपने नुकसान होते हैं। सवाल मैं पूछूंगी रिद्धिमा जी से, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा रिद्धिमा जी कि आपको हाइड्रेट रखना बॉडी को बेहद जरूरी है, फ्लूइड की इनटेक आपको बढ़ानी है। ऐसे में हम देखते हैं नींबू पानी, छाछ या फिर ORS, ये जो विकल्प है, इनमें आपसे फर्क जानना चाहेंगे, और कब कितना इनटेक इसका होना चाहिए बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए? एवरेज हाइड्रेशन लेवल जो होता है ना, वो 2.5 लीटर से लेके 3.5 लीटर तक पूरे दिन का होना चाहिए। आपकी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी लेवल किस तरह का कैसा है। देखिए, अगर अपन नींबू पानी की बात करते हैं, ये होममेड, आप ये सोच लीजिए, ये आपका घर का बना हुआ ORS हो सकता है। उसमें आप थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक और 1 से 2 चम्मच नींबू पानी में अगर आप यूज करते हैं, तो नींबू विटामिन सी हो गया, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और बाकी का वाटर आपका इलेक्ट्रोलाइट नेचुरल होम ORS होता है। उसके अलावा जैसे आप कोकोनट वाटर की बात करते हैं, कोकोनट वाटर इज ऑल्सो अ नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट विद अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम।
अगर आप आम पन्नास की बात करते हैं, मैं देख रही थी कि आप रेगुलरली इसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं आम पन्ना को, तो वो भी हमारी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल को करता है, फ्लूइड्स को मेंटेन करने के काम करता है एंड नॉट ओनली दैट, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है आम पन्ना के कारण वो भी टेक केयर करती है। इसके अलावा अगर आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट गोंद कतीरा, एक होता है गोंद, एक होता है गोंद कतीरा, दोनों में फर्क होता है। सो गोंद कतीरा जो होता है वो गर्मियों में बहुत काम आता है। उसका सिर्फ एक ग्रेन लेना, आपको पूरा खूब सारा नहीं लेना, एक ग्रेन अबाउट 200 ml ऑफ वाटर में ओवरनाइट सोक कर दीजिए, वो काफी हो जाता है एक इंसान के लिए। उसको आप अपने नींबू पानी में डालते हैं तो वो एक आपको हीट स्ट्रोक से प्रिवेंशन के मोड में भी लेके चला जाता है। मेरी पर्सनल राय है कि जब आप घर से निकले, वैसे तो कोशिश करिए कि 12 से 2 या 3 जो कोर हीट का पीरियड होता है, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, पर अगर जाना पड़े तो आप पहले ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेके जाइए। ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर कौन सा होगा, या तो नारियल पानी या जो नींबू पानी विद ओआरएस। साथ में एक आप अपनी एक बॉटल कैरी करिए विद सॉल्ट एंड शुगर का थोड़ा सा इंटेक, एंड उसको सिप करते रहिए। अगर आपको, कईयों को आदत नहीं होती है बहुत सारा पानी पीने की, सो पुट एन अलार्म इन योर मोबाइल्स। अपन वैसे तो यूज करते हैं, इसका बेनिफिट करते हैं, हर आधे घंटे बाद आपको एक अलार्म लगे दैट यू हैव टू कंज्यूम थोड़ा सा पानी। प्लीज रिमेंबर, डू नॉट गल्प इट डाउन जस्ट लाइक दैट। The best way of having water is sipping it to satiate yourself rather than just gulping it down. और ओवर हाइड्रेशन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो इसलिए भी नुकसान देते हैं। कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी इम्यूनिटी के लिए होता है विटामिन सी एंड देन विटामिन बी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। तो ये सारे के सारे हमारे यूरिन की फॉर्म में निकल जाते हैं। सो उतना हाइड्रेशन चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। ओवर हाइड्रेशन इज ऑल्सो नॉट एन आंसर। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे मैं सबको बहुत बार बोलती हूँ, प्याज हमारे घर में बहुत रेगुलरली यूज होता है। हर घर के एक मेन इंग्रेडिएंट है प्याज। अगर आप बहुत तेज गर्मी से आ रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज 1 चम्मच प्याज का रस निकालिए, उसमें अगेन नींबू और काला नमक डाल के आप उसको ले लीजिए। वो आपके हीट स्ट्रोक को, जो आपकी गर्मी है, उसको एकदम रोक देगा। आपको लूसेस लगता है, वो एकदम रोक देगा। दिस इज अ वेरी ओल्ड देसी नुस्खा, बट इट विल वर्क वेरी इफेक्टिवली। सपोज आप आ गए, आपके पास इतनी भी काफी हिम्मत नहीं अच्छे है से आपने बताया है कि किस तरह से हमारी किचन में ही इतनी चीजें मौजूद है। अगर हम गर्मी के मौसम में उसका इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर तौर पर अपने शरीर की रक्षा कर पाएंगे, गर्मी से सुरक्षित कर पाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। आगे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से गर्मी के मौसम में आप खुद का और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और हमारे दो एक्सपर्ट, डॉक्टर स्वरनजीत चटर्जी और डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रिद्धिमा खमसेरा। तो डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हमने ये चर्चा की कि किस तरह से दिन के वक्त हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, बाहर कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, हीट स्ट्रोक के लक्षण के बारे में भी आपने बताया, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर नींद की। अक्सर देखा जाता है कि जब तापमान बढ़ता है तो रातें भी काफ़ी गर्म हो जाती है। एक अलग सी एंग्जाइटी, थकावट रात में भी महसूस होती है और उसका असर देखने को ये मिलता है कि जो पर्याप्त नींद हम कहते हैं 7 से 8 घंटे, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो नींद पर इसका कितना असर है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, खुद को रिलैक्स रखा जा सकता है? देखिए, नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ लेट जितने भी हमारी कई सालों से यही रिसर्च चल रहा है एंड इसका नतीजा यही निकला है कि अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपका हर एक सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। और अगर आपकी नींद अच्छी है, आपने ठीक से सुकून से 6 से 8 घंटे आप सो पाए, तो आपका हर एक सिस्टम टैकल कर पाता है किसी भी बॉडी में स्ट्रेस का। वो भले वो फिजिकल स्ट्रेस हो, जैसे हमारे ये हीट जो है, दिस इज फिजिकल स्ट्रेस फॉर द एंटायर बॉडी। तो उसमें जैसे कि ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है। अगर आपका स्लीप ठीक रहे तो आपकी बॉडी इज मोर इक्विप्ड टू हैंडल इट वेल। होता क्या है कि जब गर्मी होता है तो मे बी बिकॉज द एनवायरनमेंट एंड इज नॉट एम्बिएंट, इसलिए आपका नींद जो है काफी डिस्टर्ब होता है, स्वेटिंग से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए एक एम्बिएंट टेम्परेचर रखना बहुत जरूरी है। एंड ये जरूर है कि फ्री फ्लो ऑफ एयर रूम में होना चाहिए, एकदम स्टफी रूम में नहीं रहना चाहिए, ह्यूमिड रूम में नहीं सोना चाहिए। जहाँ कई लोग कूलर्स ऑन कर लेते हैं ना, ह्यूमिड एनवायरनमेंट, तो वो एक्चुअली और ह्यूमिड हो जाता है। इट माइट बी अ बिट कूल बट वो ह्यूमिड हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी एंड नॉट गुड फॉर स्लीपिंग एंड मेंटल स्टेटस। तो एक एम्बिएंट टेम्परेचर, फ्री फ्लो ऑफ एयर इन द रूम, स्लीपिंग वेल, इन सब का बहुत अहमियत है अपने किसी भी हीट रिलेटेड इलनेस को टैकल करने में भी।
डॉक्टर साहब, आपने क्रॉस वेंटिलेशन की यहाँ पर बात की और अक्सर हम देखते हैं कि इस मौसम में जो एसी का इस्तेमाल है, रूम कूलर का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार तो इतनी गर्मी पड़ती है कि सुबह से एयर कंडीशनर ऑन होता है, रात तक चलता रहता है। तो ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ज़्यादा एयर कंडीशनर में रहना भी आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, अगर आप एम्बिएंट टेम्परेचर करें एंड मूवमेंट ऑफ एयर कमरे के अंदर होता है, एम्बिएंट बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें या बहुत ज़्यादा गर्मी कर दें उसी को, या उसका ह्यूमिडिटी लेवल्स ठीक से आप मेंटेन नहीं करें, देन ये बॉडी को नुकसान कर सकता है। इसलिए उसमें हर एक के लिए सजेशंस होते हैं। जब भी आप लोग एयर कंडीशनर खरीदते हैं या आप यूज़ करते हैं, देयर आर कंडीशन की दिस इज द एम्बिएंट, दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर। ऑब्वियसली हर एक बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर एक बॉडी डिफरेंट लेवल पे कंफर्टेबल होती है। तो एक बट ये जो टेम्परेचर का जो रिकमेंडेशन होता है कि 23 डिग्रीज रखना है या 24 डिग्रीज रखना है, इसके विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर द रूम एंड फॉर द बॉडी, उसको हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। Although 1 or 2 degrees here and there depending on your comfort से फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप बहुत एक्सट्रीम यूज कर रहे हैं ऑल राइट, तो रूम टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, ये सलाह डॉक्टर साहब की तरफ से है। रिद्धिमा, आपके पास आना चाहूँगी। हम अब तक जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमने फोकस रखा कि आपको क्या खाना चाहिए। यहाँ पर अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि गर्मी के मौसम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंटेक आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खासतौर पर अगर हम चाय की बात करें, कैफीन इंटेक की बात करें, फ्राइड फूड या फिर मीठा, अपनी डाइट में किस तरह से इसका बैलेंस बनाना ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि इस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं। थर्मोजेनेसिस यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर, दूसरा हमारा डाइजेस्टिव स्ट्रेस यानी हम किस तरह से अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ये चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। जब हम बहुत फ्राइड खाते हैं, या जैसे अगर आप देखेंगे हमारी इंडियन क्यूसीन कुकिंग जो है वो ज्यादातर प्रॉपर कुकिंग है, जिसमें ग्रेवी ज्यादा होती है, तेल की मतलब लेयर्स अलग अलग फ्लोट कर रही होती है, वो हमारी बॉडी में जब हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में हीट पड़ जाती है। जब हमारी बॉडी में हीट पड़ी होगी और बाहर का टेम्परेचर भी ज्यादा गर्म होगा, तो आप समझ रहे हैं हमारा हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। हमें खाना वो इसीलिए खाते हैं, हल्का इसीलिए खाते हैं जिसका वाटर लेवल्स अच्छा हो या जिसका कूलिंग इम्पैक्ट हो, ताकि हमारा डाइजेस्टिव स्ट्रेस कम रहे, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो। हमारी बॉडी की टेंडेंसी है बाहर के टेम्परेचर को मैच करना। अगर बाहर हीट होगी तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली गर्म है। ऊपर से हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो उसको और गर्म कर देगा, तो दैट मेक्स अस मोर प्रोन टू ऑल दीज हीट प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए फ्राइड को कम से कम एटलीस्ट इस टाइम पे तो बहुत कंट्रोल करना चाहिए। इस समय पे हल्का बॉईल किया हुआ या सौते करी हुई सब्जियां, जैसे घिया तुरई भी अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको सीटी लगा के या कुकर करके, प्रेशर कुक करके बॉईल करके आप खा सकते हैं, रादर देन कुकिंग इन ग्रेवीज आप उसको बनाने की बजाय, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज है, जब हम बहुत ज्यादा स्वीट खाते हैं उस समय तो हमें एकदम एनर्जेटिक लगता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं गर्मी में, चल यार एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, हमें एकदम उस समय एनर्जी लगती है, पर देन एकदम से हमारा शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के कारण हमारी बॉडी में हीट और वो सारा मिसबैलेंस शुरू हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिल नहीं पाते, हमें शुगर के कारण उस समय एनर्जी लगती है, एंड देन एकदम से स्लग करके हम ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो जब आप ये करें, उसको स्वैप करें, छाछ, आम पन्ना, नींबू पानी, बेल का जूस, ये सारे हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे हमारे राजस्थान में हम लोग राब भी एक बहुत अच्छा वो है, जौ की राब होती है, ठीक है? ये आप सर्दियों गर्मियों में लेते हैं तो ये क्या करता है, आपके स्टमक को भी अच्छा रखता है, इजी टू डाइजेस्ट भी रहता है, इट्स अ वेरी गुड हेल्थी मील अपने आप में। तो ये सब अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप ये काफी अच्छे घरेलू टिप्स आप दे रही हैं, क्योंकि वक्त यहाँ पर थोड़ा ही है। जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बाहर जाते हैं, सीधा सन एक्सपोजर में आते हैं, तब प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, संक्षिप्त में जल्दी से बताएं। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले निकलने से पहले एक इलेक्ट्रोलाइट वाटर बहुत बहुत जरूरी है। एक आप अपना किट बना के चलिए, विच इज कॉल्ड अ डिहाइड्रेशन किट। आप 750 ml से लेके 1 लीटर तक का पानी का बॉटल लीजिए और एक पुड़ी में नींबू और नमक और चीनी जरूर डाल के रखिए। कभी आपको लगता है कि आपका लेवल ड्रॉप कर रहा है,
तो उसको एक ग्लास में डाला, आपने पानी पिया और आपका नेचुरल ओआरएस आपका रेडी हो जाता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज एक वेट वाइप्स हम नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं, वो आपके पर्स में जरूर होना चाहिए। कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया, आपका सर हल्का सा दुखना शुरू हो गया, इमीडिएटली शेड में चले जाइए, वेट वाइप से अपने आप को वाइप करिए, अंडर आर्म्स को, गर्दन को, आपके चेस्ट एरिया के नीचे या ग्रोइन की तरफ आप एक बार वाइप कर लीजिए ताकि आपको ठंडक मिले। और पानी से अपने मुंह पे स्प्लैश कर लीजिए, अंडर आर्म्स या गर्दन की तरफ भी स्प्लैश कर लीजिए। ये 3 चीजें आपके इसमें होनी ही चाहिए। आपकी पानी की बिल्कुल। बॉटल, आपका इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगी। सर, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी आपसे, जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं उनको क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? मैंने जैसे बताया कि सिमिलर चीजें फॉलो करना चाहिए, बस यहाँ ओवरडू नहीं कुछ भी करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, हार्ट के मरीज है, किडनी के मरीज है, लिवर के मरीज हैं, या अगर अपने आप को ओवर हाइड्रेट कर लेंगे या ऐसी चीजें रस पी लें, कई बार इनको कुछ जूसेस इन्हें मना होता है इन मरीजों में, अगर इसको ये फॉलो नहीं करेंगे तो उनमें फायदे की जगह नुकसान ही हो सकता है। इसलिए एक बार अपने सकते हैं कितना ले सकते हैं, उसके हिसाब से ये कोमॉर्बिड वाले कंडीशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके गाइडेंस में चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट ओवर द काउंटर जैसे हम लोग सोचते हैं कि इतना फ्लूइड ले लो, ये वाला फ्लूइड ले लो, बट दैट फ्लूइड मे नॉट बी राइट फॉर यू। ऑलराइट, तो काफी विस्तार से हमने चर्चा की है डॉक्टर साहब इस शो में। थैंक यू सो मच, आज आप शामिल हुए। डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर रिद्धिमा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए और सीएनबीसी आवाज के व्यूवर्स को समर रेडी करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे, देखते रहिए आवाज।